फ्रेंड्स, 2 दिन मैं नहीं आ पाया, किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस कुछ हो गई थी। और आज हम आपके सामने जो कंटेंट लेके आ रहे हैं वो आप ही के लोगों द्वारा पूछे गए हैं। कुछ क्वेरीज थी, बहुत धीरे धीरे इकट्ठी होती चली गई, तो एक एक करके जितना आज पॉसिबल हो सकेगा इस 20 मिनट की वीडियो में मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन था पहला कि एक एरोप्लेन है, इंडियन कॉर्पोरेशन का प्लेन है, वो एक ऑयल कंपनी से तेल भरवाता है, ऑयल फिलिंग करता है, जैसे सारे एयर प्लेन्स करते हैं। वो पैसा उसका नहीं दे पाता और उसका प्लेन हाइपोथेकेट हो जाता है, तो गिरवी रख देता है और ये कह करके कि आप इसको हाइपोथेकेट कर ले और प्लेन हमें चलाने दें। इसका मतलब पोजीशन उसके पास होता है जो प्लेन का ओनर है, और ऑयल कंपनी का पैसा वो नहीं देता। पेपर पर वो प्लेन हाइपोथेकेट होता है उस कंपनी के पास, ऑयल कंपनी के पास। ये कहती है एयर कंपनी का कंटेंशन ये है कि एयरप्लेन से जो किराया आएगा उस किराए से हम आपका पैसा जमा कर देंगे, तेल का पैसा जमा कर देंगे और वो जहाज चलाता है। उस जहाज को वो अपने घर पे ही रखता है, अपने प्रेमिसेस में ही रखता है। एक दिन जब वो जहाज फ्यूल का पैसा नहीं दे पाया तो फ्यूल कंपनी के जो स्टाफ था उस जहाज को टेक ओवर करने गया, तो देखा कि उस जहाज के 2 पहिए और कुछ मशीन निकले हुए हैं। अब वो जहाज उड़ नहीं सकता, न तो मूव कर सकता है। इसमें कौन सा ऑफेंस बनेगा? ये प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली कहीं आई हुई है, इसलिए पूछा होगा किसी एग्जामिनेशन में कौन सा ऑफेंस इसमें बनेगा। इसमें 2 ऑफेंस बनेंगे। सेक्शन 415 में चीटिंग का बनेगा और सेक्शन 425 में मिसचीफ का बनेगा। मिसचीफ का इसलिए बनेगा क्योंकि सेक्शन 425 में मिसचीफ वो एक्ट होता है जो कोई पर्सन इंटेंशनली और नोइंगली वो जानता है कि जो एक्ट वो कर रहा है उस एक्ट से कोई पर्सन, पब्लिक या पर्सन की प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, इंजर हो सकती है, पर्सनल इंजरी भी हो सकती है। तो वो जो प्लेन लेता है तो उसको नॉलेज है, जो प्लेन का मालिक को नॉलेज है कि अगर वो पहिया निकाल लेगा तो जहाज की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि 425 का एलिमेंट है आइदर डिटोरिएट्स और डिमिनिशेस द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ऐसा कोई एक्ट करेगा इंटेंशनली और डेलिबरेटली जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है या वो डिटोरिएट होती है और इतना डिटोरिएट हो जाती है कि यूज में रहने लायक नहीं रह जाती। तो जब एयरप्लेन का काम ही है उड़ना, जब आप उसका पहिए और मशीनरी खोल लेंगे, चोरी कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो उड़ने लायक नहीं रहेगा। इसलिए 425 में ये मिसचीफ होगा, क्योंकि इंटेंशनली, नोइंगली ये एक्ट ऐसा है जिसने उस प्लेन की जो प्रॉपर्टी है, उस प्लेन की इतनी डिटोरेशन कर दिया है कि उसकी वैल्यू डिमिनिश हो गई है, उसकी वैल्यू बिल्कुल बेकार हो गई है, वो वैल्यूलेस हो गया है। और यही सेक्शन 425 आईपीसी में मिसचीफ की डिफिनिशन है। तो मेन चीज ये है कि डिटोरिएट होना प्रॉपर्टी का या उसकी वैल्यू इतना कम हो जाना कि उसकी पहचान ही न रहे। तो जो हवाई जहाज की पहचान उसके उड़ने से होती है, उसके पहियों से होती है, और पहिए वगैरह निकाल लेगा तो प्लेन की वैल्यू डिटोरिएट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए सेक्शन 425 में ये एक तो ऑफेंस बनेगा इसमें मिसचीफ का। दूसरा ऑफेंस बनेगा चीटिंग का। चीटिंग का इसलिए बनेगा क्योंकि फॉर डिसीविंग ए पर्सन, डिसीव करने के लिए इंटेंशनली कोई अगर ऐसा काम करेगा, किसी पर्सन को इंड्यूस करेगा प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, चाहे खुद को डिलीवर करना हो या किसी और डिलीवर करना हो, और उस प्रॉपर्टी के डिलीवरी प्रॉपर्टी
किसी को धोखा दे करके, जैसे कोई सुनार से आपने कहा कि हमें अंगूठी दे दीजिए, हम अभी देख लेंगे। आपने कहा मैं घर पे दिखा के ले आता हूं अभी अपनी वाइफ को, आप उसको रख लेते हैं, तो आपने चीटिंग की है 415 में, क्योंकि इंड्यूस किया है उस सुनार को डिलिबरेटली, इंटेंशनली, फ्रॉडुलेंटली, और इंड्यूस करके अंगूठी अपने पास रख ली है और आपको लौटाने का कोई इंटेंशन नहीं है। तो इसको कहते हैं चीटिंग, सेक्शन 415 में। तो यहां पर इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे 415 में चीटिंग भी हुई, क्योंकि आपने जहाज उससे मांगा और आपका इंटेंशन शुरू से फ्रॉडुलेंट था कि जहाज को लौटाना नहीं है, अपने पास रखना है, अदरवाइज जहाज के पहिए न निकालते तो ऑयल कंपनी के जो स्टाफ थे, जो उनके ऑफिसर से, वो आते जहाज को लेकर के चले जाते। ये हाइपोथेटिकल प्लेन था, रिकवरी ऑफ मनी का मैटर था, पोजीशन ओनर के पास था, जबकि हाइपोथेटिकल वो था ऑयल कंपनी के पास। तो यहां पर सेक्शन 415 में चीटिंग होगी और सेक्शन 425 में मिसचीफ होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये 433 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों नहीं होगा? नेचुरली 405 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो बेसिक इंग्रेडिएंट है 405 में वो ये है कि प्रॉपर्टी जब किसी को ट्रस्ट कर दे, आपको दे दे कि प्रॉपर्टी रख लो, जब हम मांगे हमें दे देना, या जब वाई आपसे मांगेगा उसे दे दीजिएगा, जैसा आप ऑर्डर करेंगे। तो यहां पर प्रॉपर्टी ट्रस्ट नहीं की गई थी, इंटरेस्टमेंट नहीं था, बल्कि प्रॉपर्टी हाइपोथेटिकल थी और ट्रस्ट का कोई यहां सवाल नहीं था। फिर अब आइए 377(8) में ये थेफ्ट क्यों नहीं होगा? थेफ्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी, जो ओनर थे उनके पोजीशन में थी, मतलब जो ओनर्स थे जहाज के उनके पोजीशन में ही थी, और पोजीशन से जहाज चोरी हुआ नहीं था। अगर ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी चुरा ले जाती, धीरे से ले जाती बिना उसके परमिशन के, कंसेंट के, ये चोरी होगा। इसीलिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी अगर कोई आप चाहे दे या अपने आप आ जाए और रीजनेबल टाइम में अगर ओनर नहीं लौटा जाए तो माना जाएगा क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है। यहाँ पर कोई इंग्रेडिएंट न तो सेक्शन 378 का है, न सेक्शन 403 का है, न सेक्शन 405 का है। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सेक्शन 415 में चीटिंग का और सेक्शन 425 में मिसचीफ, ये क्रिमिनल मिसचीफ होगा। ये प्रॉब्लम ये था। इसी से मिलता एक क्वेश्चन आया है, ये था कि कुछ पायलट जहाज को उड़ा रहे हैं विद परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज, ट्रेनीज हैं, जहाज को ले जा रहे हैं और वो जहाज लेके चले जाते हैं और आफ्टर 12 आवर्स उनका टाइम, उन्हें 2 घंटे का टाइम दिया गया था ट्रेनिंग के लिए, आप जहाज को लेके चले आइएगा। जाते हैं और 12 घंटे बाद या और पीरियड के बाद वो जहाज को फिर ला करके वहीं खड़ा कर देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑफेंस हुआ? इसमें नेचुरली थेफ्ट होगा सेक्शन 378 में। सेक्शन 378 में ये अंदर नहीं पड़ता कि आप जहाज को लौटा देते हैं, सामान को लौटा देते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, जहाज इज मूवेबल प्रॉपर्टी, बिना कंसेंट नॉलेज के आप ले जाते हैं, ओनर जिसके पोजीशन में, ओनर होना जरूरी नहीं है, जिसके पोजीशन से आप ले जाते हैं उससे कंसेंट नॉलेज के बिना, और सामान को उठा लेते, ले लिया आपने, तो डजंट मैटर कि आप 10 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद उसको धीरे से आके रख देते हैं, धीरे से रख देते हैं। अगर आप कहते रखते कि ये मैं ले गया था, ये पार्टिकुलर इमरजेंसी थी, पार्टिकुलर अर्जेंसी थी, ये थेफ्ट नहीं हो सकता था। लेकिन यहां पर वो ला करके जहाज को रखते हैं, धीरे से निकल जाते हैं। ये केस सेक्शन 378 में थेफ्ट का होगा। तीसरा क्वेश्चन आईपीसी से रिलेटेड है। एक आदमी जो हार्ट अटैक से मर गया है, उसे अक्यूज्ड चाकू से मारता है, तो इसमें कौन सा ऑफेंस बनेगा? इसमें कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। ये बहुत सीधी सी प्रॉब्लम है कि इंडियन पिनल कोड अप्लाइज अपॉन दी लिविंग पर्सन। ध्यान रखिएगा, लिविंग पर्सन, डेड बॉडी के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस नहीं है, एक्सेप्ट सेक्शन 296, सेक्शन 297
रिलीजियस फीलिंग्स वगैरह को हर्ट करने के लिए, उसका ऐसे कोई मतलब नहीं है। मजाक को रौंद देते हैं, मुर्दा उखाड़ लेते हैं, ये डिफरेंट तरीके का ऑफेंस सेक्शन 296 297 आप में बनता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक ऑफेंस मर्डर का सवाल है, अगेंस्ट डेड बॉडी नो मर्डर कैन बी डन, क्योंकि मर्डर और कल्पेबिलिसाइड और एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू बॉडी कैन बी कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन हु इज लिविंग, जो लिविंग है। तो यहाँ पर अगर कोई डेड हो गया उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। यहाँ तक कि सेक्शन 511 का कोई यहाँ लॉजिक नहीं है, कोई रेशनल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 511 में अगर अटेम्प्ट का ही माने इसको, तो अटेम्प्ट उन्हीं ऑफेंसेस के लिए पनिशेबल है जिन ऑफेंसेस को इंडियन पिनल कोड में प्लेस किया गया, डिफाइन किया गया है। तो डेड बॉडी के अगेंस्ट में क्योंकि कोई ऑफेंस होता ही नहीं है, इसलिए अटेम्प्ट मर्डर भी नहीं होगा, यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं होगा। फंडामेंटल क्वेश्चन यही से क्लियर हो जाता है कि डेड बॉडी के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस नहीं होता। और इंडियन पिनल कोड में दो बातें ध्यान में रखना है, एक तो ये कि एनिमल्स के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस नहीं होता। भले एनिमल चुरा ले तो चोरी हो जाती है 78 में, लेकिन अगर एनिमल गोली मार दे तो एनिमल का मर्डर नहीं होता। लेकिन जो ऑफेंस इंडियन पिनल कोड प्रिस्क्राइब्ड हैं वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पर डेथ पर्सन, हाँ अगर पर्सन डिसीज डेथ हो चुकी है उसकी चोरी हो सकती है सेक्शन 378 में। अदर ऑफेंसेस हो सकते हैं लेकिन मर्डर उसका नहीं हो सकता। 2-3 सवाल एविडेंस से भी आए हैं। एक कमरे में 4 लोग हैं, A, B, C, D, और A के दोनों हाथ कटे हुए हैं, B अनसाउंड माइंड है, 3 के दोनों पैर कटे हुए हैं, और D, उनमें से D एक ऐसा आदमी है जो फिजिकली और मेंटली कॉम्पिटेंट भी है, पोटेंट भी है, और उसके हाथ में वीपन है। तो एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में रिलेवेंट होगा? ये रिलेवेंट होगा एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 पैरा 2 में, प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी। ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू को या तो प्रोबेबिलिटी दिखा दे कि ये प्रोबेबल हो सकता है या इम्प्रोबेबल हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? जिसके हाथ में पिस्तौल है या चाकू है और जो हर तरह से फर्म है। बाकी जितने 3 लोग हैं कहीं कहीं से इनकेपेबल हैं, वो न तो मूव कर सकते, न या तो देख नहीं सकते या हथियार चला नहीं सकते क्योंकि हाथ नहीं है, पैर नहीं है। इसलिए प्रोबेबिलिटी यही है कि मर्डर ए ने किया है, जो दोनों हर तरह सक्षम है। और इम्प्रोबेबिलिटी क्या है? इन चारों ने या बी सी डी ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। अगर उनमें से एक की डेथ हो जाती है तो ये सेक्शन 11 पैरा 2 में चला जाएगा। दूसरा सवाल है कि कोई थेफ्ट का सामान है, चोरी का सामान है, ए बी को देता है और बी को देते हुए कहता है कि ए बी की वाइफ को देता है, या हाँ ठीक है बी की वाइफ को देता है और ये कहता है कि इसे तुम्हारे हस्बैंड ने कहा कि इसे छुपा दो। तो क्योंकि चोरी हुई है तो एक तो अटेम्प्ट आईपीसी में होगा ही, सेक्शन 411 में होगा, 414 में होगा, और रिलेवेंसी उसकी सेक्शन 9 में होगी। सेक्शन 9 में ये फैक्ट एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन करता है? थेफ्ट को एक्सप्लेन करता है कि ए ने चोरी की है, क्योंकि जो उसका फ्रेंड है वो ये कहता है ए की वाइफ्स को सामान दे करके कि तुम्हारे हस्बैंड ने कहा है या ए ने कहा है इसे कहीं पर छिपा दो। तो ये सेक्शन 9 में ऑफेंस होगा और एक्सप्लेनेशन होगा। सेक्शन 9 में आज आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 9 देखिए, सेक्शन 7 में काज एंड इफेक्ट है, स्टेट ऑफ थिंग्स है। सेक्शन 8 में मोटिव है, इंटेंशन है, और
कंडक्ट है, ये सारी चीज़ें रिलेवेंट होती हैं। सेक्शन 9 में क्या है, कोई फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू को इंट्रोड्यूस करे, एक्सप्लेन करे, आइडेंटिफाई करे या उसकी प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करे, वो सेक्शन 9 में रिलेवेंट होगा, या एक्सप्लेन करे। यहाँ पर जो कंडक्ट है, जो ए का बी का जो उस वाई को सामान देते हुए कहता है, वो एक्सप्लेन करता है कि ए ने चोरी की है और ये चोरी का सामान उसने उस वाई को देने के लिए कहा है। तो ये सेक्शन 9 में एविडेंट होगा, रेलिवेंट होगा। फिर एक सवाल को पूछा गया है कि सेक्शन 28 में, आर्टिकल 28 कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेयर्स होती हैं स्कूलों में, जनरल स्कूलों में, माइनॉरिटी को छोड़ दीजिए, उन प्रेयर में अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है तो वो माइनॉरिटी को यूज नहीं करता, जनरल इस्टेब्लिशमेंट लेता है, या हिंदू इंस्टीट्यूशन है, क्रिश्चियन, कोई भी। देखिए तमाम प्रेयर्स होती हैं, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, सरस्वती वंदना होती है, या जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जो सेरेमनीज होती हैं, जो ओकेजन्स होते हैं, उनमें सरस्वती पूजा होती है, दिया जलाया जाता है। तो क्या ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में नहीं है? नहीं है। हमने आपको डिस्कस किया था कि ये ऐसी चीजें हैं जो एस्टेब्लिश्ड है, जैसे आप बुद्ध की पूजा करें, ईसा मसीह की पूजा करें, या किसी मुस्लिम ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी को अगर आप पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि इनको आप दिखाते कल्चरल आइडेंटिटी से, ये रिलीजियस नहीं है। इस तरह के जितने समारोह हैं वो सेक्युलर एक्टिविटीज हैं, जब तक उसमें दो चीजें नहीं होनी चाहिए 28 में, आर्टिकल 28 में। एक तो ये कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, धार्मिक इंस्ट्रक्शन, और धर्म की परिभाषा मैंने आपको डिटेल बताई थी। और दूसरा है कि अगर कोई वर्शिप हो रही है तो वर्शिप के लिए कंपेल नहीं कर सकते आप। अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूशन है, कोई मुस्लिम लड़का है, हिंदू स्कूल पढ़ता है, अगर कोई पूजा पाठ होती है, कोई हवन हो रही है, या कोई विधि विधान पूजा हो रही है, ही कैन एस्केप, उसे अटेंड न करने का राइट है। ये बिल्कुल क्लियर कट है। इसी से मिलता जुलता केस, हालांकि केस नहीं था, विजय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का केस था। उसमें राष्ट्रीय गान तक को कोर्ट ने परमिट कर दिया, अगर आप राष्ट्रीय गान नहीं करते और अगर चुपचाप मुद्रा पे खड़े रहते हैं तो आप नेशनल एंथम का वायलेशन नहीं करते। तो जो आर्टिकल 28 की जो फिलॉसफी है, ये है, ये तो जनरल है। 28 की फिलॉसफी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए है, स्पेशली वो इंस्टीट्यूशंस जो धार्मिक नहीं है। अगर आर्टिकल 26 में रिलीजियस इंडाउमेंट है, कोई ट्रस्ट है रिलीजियस, तो वहाँ पर धार्मिक पूजा हो सकती है। कोई हिंदू ट्रस्ट बना हुआ है, मुस्लिम इंडाउमेंट है, वह बोर्ड कंट्रोल करता है, तो वहाँ पर आप अपने धर्म के साथ प्रेयर करा सकते हैं और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो कर भी सकते हैं, बशर्ते कि वो आर्टिकल 51A का वायलेशन न हो। जो आर्टिकल 51A में जो गाइडलाइन दी गई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूनिवर्सल हो चुकी है, वो फंडामेंटल राइट से ऊपर भी हो चुकी है। कोई भी इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, कोई भी कंडक्ट करेंगे, वो 51 के पैरामीटर के भीतर ही रखकर करेंगे। तो 28 में केवल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है और वर्शिप का पार्टिसिपेशन परमिटेड है, और कोई चीज प्रोविजन नहीं है। फिर पूछा सेक्शन 27, आर्टिकल 27 में सरकार कौन से टैक्स लगा सकती है? क्या कोई लगा सकती है? कोई टैक्स? तमाम टैक्स लगा सकती है, बशर्ते कि वो रिलीजियस टैक्स ना हो। जैसे जजिया कर पहले लगता था मुसलमानों का, तो हिंदू टैक्स नहीं लग सकता। लेकिन इस टैक्स को हमें अलग करना पड़ेगा। अगर कोई रिलीजियस मेला है, मान लीजिए अजमेर का मेला है या हिंदू मेला है, बाग मेला है, तो गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है फॉर हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। सरकार से पैसा नहीं है, हेल्थ के लिए वो टीका भी लगा सकती है, आपसे चंदा भी अलग से मांग सकती है कि पैसा मेरे पास नहीं है,
लॉ एंड ऑर्डर को हमको मेंटेन करना है, हम चंदा ले सकते हैं और हर कम्युनिटी से ले सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, ये सब जो ओकेजन्स हैं ये रिलीजियस नहीं होते हैं, ये कल्चरल्स होते हैं। और कल्चरल्स जो सेरेमनीज होती हैं, जो ओकेजन्स होते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट इन केस ऑफ नीड टैक्स इम्पोज कर सकती है, बट ओनली फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपुल, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पुलिस के लिए पैसा कम पड़ रहा है, टू ओपन दी हॉस्पिटल्स, हेल्थ के लिए पैसा आपसे ले सकती है। फिर एक क्वेश्चन आया मेरे सामने कि सीआरपीसी का है कि अगर इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट केस दोनों साथ कर, कंप्लेंट भी कर दिया गया है सेक्शन 2D में और एफआईआर भी कर दी गई है 154 में, या नहीं की गई तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या फॉलो करे, क्या होगा? तो ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 210। सेक्शन 210 में अगर कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाता है, पार्टीज करती हैं, कोई करता है कि साहब यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आपके सामने कंप्लेंट आया है, ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए को रोक दीजिए, तो कोर्ट एडजॉर्न कर देगा प्रोसीडिंग्स को। और एडजॉर्न करने के बाद अगर इंक्वायरी करने के बाद इंक्वायरी करेगा, अगर इंक्वायरी में लगता है कि नहीं ये केस फॉलो होना चाहिए या दोनों किए गए हैं, कंप्लेंट भी किया गया है, एफआईआर भी किया गया है, तो वहाँ पर प्रोसीडिंग्स अप्लाई होगी इन्वेस्टिगेशन की। जो पुलिस रिपोर्ट पर जैसे ट्रायल होता है या जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ट्रायल होगा सेक्शन 210 सीआरपीसी में। क्वेश्चन और भी है मगर टाइम कम है, ये वीडियो कट जाता है, ये 20-22 मिनट का वीडियो होता है, उसके बाद दूसरा का पार्ट आ जाता है, इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे कल या आगे जब भी टाइम मिलेगा। थैंक यू।